नमस्कार मित्रों, एग्जाम वीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास रिवीजन सीरीज करेंगे। इसमें हम लोग प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करेंगे। इस दृष्टि से इस वीडियो को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम वीर यूट्यूब चैनल है, इसमें आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त करेंगे। तो आज प्राचीन भारत का रिवीजन है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे। ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे कि प्राचीन भारत को जानने के मुख्यतः कौन कौन से स्रोत हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो इन 3 स्रोतों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं? तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य शामिल हैं। धार्मिक साहित्य क्या होता है? तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ इत्यादि आते हैं। जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हम लोग वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन करते हैं। जबकि ब्राह्मणेतर के अंतर्गत बौद्ध और जैन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ये धर्मेतर साहित्य देख लीजिए। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य आते हैं, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, कथा सरित सागर हो गया और मुद्रा राक्षस हो गया इत्यादि। तो यहाँ हम कुछ ग्रंथों की जानकारी आपको दें कि किसकी रचना किसने की थी। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है यहाँ पे रामायण। तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया था। महाभारत की रचना वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी और वेदव्यास जी को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। वेद को सर्वप्रथम जो लिखने का कार्य किया गया था वो वेदव्यास के द्वारा ही किया गया था। जैसे कि वेद को श्रौत साहित्य या श्रुति साहित्य कहा जाता है। वेद सुने जाने वाले परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन इनको लिपिबद्ध करने का कार्य वेदव्यास जी ने किया। तो वेद और महाभारत को लिपिबद्ध करने का कार्य वेदव्यास जी ने किया। इसी तरह से पुराण, तो कुल पुराणों की संख्या कितनी है? कुल 18 पुराण हैं। कुल 18 पुराण हैं, जिनमें से सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीनतम पुराण है। इसी तरह से स्मृति ग्रंथ आते हैं। तो स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति का वर्णन महत्वपूर्ण है। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति आती है, जो कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। इसी के अंतर्गत हम लोग बौद्ध ग्रंथों में देख लेते हैं। कुछ बौद्ध ग्रंथों के नाम देख लेते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में सर्वप्रथम त्रिपिटक साहित्य का उल्लेख आता है। त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथों में सर्वप्रथम त्रिपिटक ग्रंथों का उल्लेख आता है। तो त्रिपिटक के अंतर्गत हम लोग विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का अध्ययन करते हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ हैं, दिव्यावदान, अशोकावदान, ललित विस्तर, इसी तरह से दीपवंश, महावंश इत्यादि। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इन आगम के अंतर्गत कई सारे रचनाएं आती हैं, जिनमें
पुराण भी आते हैं, जैसे पद्म पुराण आता है, कालिका पुराण आता है। ये हिंदुओं के 18 पुराणों से अलग कालिका पुराण और पद्म पुराण, हरिवंश पुराण जैन ग्रंथ से संबंधित हैं। तो जैन ग्रंथों में पुराण भी आते हैं, आगम इनके साहित्य को कहा जाता है। धर्मेत्तर साहित्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम ग्रंथ है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी और कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य के अन्य नाम कौन से हैं? चाणक्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य और विष्णुगुप्त कौटिल्य के ही अन्य नाम हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसी तरह से कथा सरित सागर है। तो कथा सरित सागर का जो रचनाकार है उसका नाम, कथा सरित सागर के रचनाकार का नाम है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कृत कथा सरित सागर जो है महाजनपद काल से संबंधित मुख्य ग्रंथ है। क्षेमेंद्र कृत, क्षेमेंद्र ने कथा सरित सागर की रचना की थी। इसी तरह से मुद्रा राक्षस है। तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी और विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की भी रचना की थी। देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक की रचना मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने की थी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेदों से संबद्ध ब्राह्मण एवं पुरोहित। इसी में हम लोग ये भी जान लें कि जो वेद होते हैं उनसे संबंध ब्राह्मण को क्या कहते हैं और उससे संबंधित पुरोहित को क्या कहते हैं। तो वेद 4 वेद हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में प्रार्थना अर्थात स्रोत प्रार्थना के रूप में मौजूद हैं। ऋग्वेद में प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि परंपराओं का उल्लेख किया गया है। सामवेद गायन परंपरा से संबंधित है, जबकि अथर्ववेद लौकिक साहित्य से संबंधित है, लौकिक रीति रिवाजों से संबंधित है, जिसमें जादू टोना ज्योतिष, इसके साथ साथ आपका चिकित्सा इत्यादि चीज़ें मिलती हैं। तो ऋग्वेद स्रोत प्रार्थनाओं से संबंधित हैं, यजुर्वेद यज्ञ के विधियों से संबंधित है, सामवेद गायन से परंपरा से संबंधित है और अथर्ववेद में जादू टोना इत्यादि का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशितकी और ऐतरेय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कोई भी आप परीक्षा देखेंगे, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का हो, वनडे का एग्जाम हो, उसमें ये वेद ब्राह्मण ग्रंथ पूछा ही जाता है। तो अगर हम यूपीपीसीएस के हिसाब से देखें तो ये लगभग एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौशितकी और ऐतरेय हैं। इसके पुरोहित को होत्री कहा जाता है। इन ऋग्वेद में जो स्रोत और प्रार्थनाएं हैं उनका जो वाचक होता है उसे होत्री कहा जाता है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौशितकी और ऐतरेय हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय और शतपथ हैं। तैत्तरीय और शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद से संबंधित हैं और इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। इसके मंत्र के उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। इसी प्रकार तीसरा जो वेद है सामवेद है। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश है और जैमिनी है। पंचविश और जैमिनी है। इसके मंत्रों के उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, गायन करता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ है और इसी गोपथ के उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। तो इस तरह से ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौशितकी और ऐतरेय हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय और शतपथ हैं। सामवेद के पंचविश, जैमिनी, तांड्य हैं और अथर्ववेद के गोपथ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सा आता है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र आता है, जिसके रचनाकार कौटिल्य हैं। इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। राजतरंगिणी को भारत के ऐतिहासिक क्रम में लिखे जाने का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना कल्हड़ के द्वारा की गई थी। और राजतरंगिणी में कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास को प्रमुख रूप से उकेरा है, जबकि इस ग्रंथ में आदिकाल से लेकर के 1151 ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। इसकी रचना कल्हड़ के द्वारा की गई थी। इसी तरह से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उसकी रचना चंदबरदाई के द्वारा की गई थी। और इस ग्रंथ में चौहानों के संबंध में जानकारी मिलती है, अर्थात चौहान राजवंश राजपूत काल में थे, तो राजपूतों के संबंध में महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक जानकारी मिलती है वो पृथ्वीराज रासो से मिलती है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। तो ये जो हर्षचरित नामक ग्रंथ है, इसमें हर्षवर्धन नामक शासक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और ये हर्षवर्धन नामक शासक के समय में ही वेनसांग नामक चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया था। और आप जाने, आगे हम लोग सीरीज में करेंगे, हर्षवर्धन काल में देखेंगे कि हर्षवर्धन थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, और इनके भाई का नाम राज्यवर्धन था। बहन राज्यश्री का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। मित्रों, बाणभट्ट की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसको कादंबरी कहा जाता है। कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने की, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कादंबरी के रचनाकार हैं तो बाणभट्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से क्या जानकारियां हमको मिलती हैं। तो इस संबंध में हम देखते हैं कि विदेशी यात्रियों में रोमन यात्रियों का उल्लेख किया जाता है, रोमन यात्रियों का और यूनानी यात्रियों का उल्लेख मिलता है। तो टेशियस नाम का जो यात्री है, ये रोमन यात्री था, रोमन का ज्योतिषी था, और इसने जो ग्रंथ लिखे वो बहुत कल्पनाशील ग्रंथ हैं। तो कल्पना के आधार पर लिखा गया है, इसलिए इसको ऐतिहासिक परंपरा में इतिहासकारों के द्वारा मान्यता नहीं है। लेकिन हेरोडोटस, जो कि यूनान का लेखक था, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंध का उल्लेख किया गया है। ये महत्वपूर्ण दो नाम है। इसी तरह से सिकंदर के साथ आने वाले विदेशी लेखकों में अगर हम नाम देखें तो कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो ये क्रम आप याद रखिएगा कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखकों में नियार्कस था, आने सिक्रिटस था, अरिस्टोबुलस था। नियार्कस, आने सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए थे। अन्य विदेशी लेखकों में अगर हम बात करें तो मेगस्थनीज, प्लूटार्क और स्ट्रैबो के नाम सम्मिलित हैं। तो मित्रों, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। और इंडिका पुस्तक में मौर्य प्रशासन के संबंध में, मौर्य की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो मेगस्थनीज के ग्रंथ इंडिका में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्यों की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट इतिहासकारों में मेगस्थनीज का नाम आया, सेल्यूकस। अब मेगस्थनीज कौन था थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज की इंडिका मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है।
नेक्स्ट है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की रचना का नाम सी युकी था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ह्वेनसांग की जो रचना है शी युकी है। शी युकी ह्वेनसांग की रचना है। और ह्वेनसांग की जीवनी हुइली नामक इतिहासकार ने लिखी थी। हुइली नामक इतिहासकार ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। तो फाह्यान की रचना फोक्यूकी है। ह्वेनसांग की रचना शी युकी और फाह्यान की रचना फोक्यूकी है। अरबी लेखकों की अगर बात करें तो अरबी लेखकों में सबसे पहले अल-बरूनी जो है ख्वारिज्म का ज्योतिषी था। ख्वारिज्म के राज्य, जिस ख्वारिज्म को हम खीवा के नाम से भी जानते हैं, तो खीवा के साम्राज्य में अल-बरूनी रहता था। लेकिन 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज राज्य को जीत लिया और अल-बरूनी को अपना राज ज्योतिषी बना दिया। अब जब महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय अल-बरूनी भी महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पर आया था। अल-बरूनी की जो पुस्तक है, जो कृति है, उसको हम किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। अल-बरूनी की जो पुस्तक है उसे हम किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। इसे तहकीक हिंद, भारत की खोज या भारत का दर्पण भी कहा जाता है। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज या भारत का दर्पण भी कहा जाता है। तो अल-बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की जो भारत की खोज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, साहित्यिक स्रोत समाप्त हुआ। अब हम लोग पुरातात्विक स्रोतों की तरफ देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ और चित्रकला स्मारक आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख आएगा, मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं स्मारक आते हैं। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हैं। जो अभिलेख होते हैं वो शिलाओं पर, चट्टानों पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर और मुद्रा एवं प्रतिमाओं पर खुदे होते हैं। अगर हम देखें कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएएस यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो है पश्चिम एशिया का बोगाज कोई अभिलेख। पश्चिम एशिया का बोगाज कोई अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है, जो कि 1400 ईसा पूर्व से संबंधित है। इसमें मित्तानी राजा का उल्लेख मिलता है। बोगाज कोई अभिलेख में मित्तानी राजा का उल्लेख मिलता है और इसी में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य को अश्विनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी एशिया में बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ, जो कि सबसे प्राचीन अभिलेख है, 1400 ईसा पूर्व का है और इसी में मित्तानी राजा का उल्लेख है और 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेसनगर के विदिशा से, बेसनगर जो कि मध्य प्रदेश में है, ये जो बेसनगर है ये मध्य प्रदेश में है, विदिशा जिले में। तो यहाँ से हमें गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। गरुड़ स्तंभ लेख, ये होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख है। होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख है। इससे हमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। भागवत धर्म के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें बेसनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर अभिलेखों की हम बात करें तो उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। परीक्षा में मिलाने के लिए हमेशा ये प्रश्न आते हैं। तो अन्य अभिलेखों की अगर चर्चा करें तो पहला है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कलिंग नरेश खारवेल का है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। दूसरा आपका है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है। मंदसौर अभिलेख मालवा के नरेश यशोधर्मन का है। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। अब इन अभिलेखों के बारे में
एक एक तथ्य को जान लेते हैं। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। भारतवर्ष का उल्लेख पहली बार भारतवर्षम के नाम से हाथी गुम्फा अभिलेख में की गई थी। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का जो कलिंग नरेश खारवेल है वो चेदी वंश का था। और दूसरा है प्रयाग स्तंभ लेख, तो गुप्त वंश का प्रतापी शासक समुद्रगुप्त था। और प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में उसके राजकवि ने उसके यशगान के बारे में लिखा है। तो प्रयाग स्तंभ लेख में हरिशेण था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में जो समुद्रगुप्त का राजकवि था, हरिशेण नाम था उसका, हरिशेण। तो हरिशेण ने प्रयाग स्तंभ लेख में जो भी प्रशस्तियां लिखी हैं समुद्रगुप्त के बारे में लिखी हैं, और वो चंपू काव्य शैली में लिखी हुई हैं। चंपू काव्य शैली पद्य और गद्य संस्कृत से मिलाकर लिखे जाने वाली एक नवीन शैली थी जो पहली बार हमको प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलती है। मंदसौर का जो अभिलेख है मालवा नरेश यशोधर्मन का है, और यह गौड़ शासक को पराजित करता है, ऐसा उल्लेख इसमें मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, और इस अभिलेख में पहली बार नहर से संबंधित तथ्य मिलते हैं कि नहर का निर्माण कब किया गया, नहर का जीर्णोद्धार किसने किया। तो जूनागढ़ अभिलेख में ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, और ऐहोल अभिलेख का जो रचनाकार है वो रवि कीर्ति है। ऐहोल अभिलेख का जो रचनाकार है वो रवि कीर्ति है, और इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिक्के एवं मुद्राएं की तरफ। सिक्के एवं मुद्राओं से हमें क्या जानकारियां मिलती हैं। तो जो सिक्के होते थे, जो प्राचीन काल के सिक्के होते थे वो आहत सिक्के कहलाते थे, और आहत सिक्के बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के होते थे। जो आहत सिक्के होते थे वो पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के, अर्थात उसमें एक प्रकार का मुहर लगा हुआ होता था और इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता था। और आहत सिक्कों को ही आगे धरणी या धरण या कारसापण या सतमान कहा गया। क्या कहा गया? सतमान। और ये चांदी के टुकड़े होते थे। आहत सिक्के चांदी के टुकड़े होते थे, इन्हें आगे धरणी, कारसापण और सतमान कहा गया। सिक्कों पर जो नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा है वो हमें यूनानियों के सिक्कों में देखने को मिलती है। यूनानियों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा की शुरुआत की। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसके द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर नामों का उल्लेख किया गया, तो यूनानियों के द्वारा। हिंद यवनों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। ये दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए। जबकि अगर पूछा जाए परीक्षा में कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कब जारी किए गए, तो गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। पहली बार स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया? हिंद यवन शासकों ने। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो गुप्त शासकों के समय में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिक्कों के उल्लेख को 2-3 पॉइंट से और क्लियर करते हैं कि सिक्कों का ऐतिहासिकता किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो समुद्रगुप्त के अगर सिक्कों की हम बात करें तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए कि वीणा बजाते हुए सिक्कों पर किसे अंकित किया गया है, तो समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी शासक था।
और इसी तरह से यज्ञ श्री सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश का था, उसकी मुद्रा पर जलपोत का चित्रण उत्कीर्ण किया गया है। जलपोत इस प्रकार से स्पष्ट है कि जो सातकर्णी था उसके पास जल सेना थी और उसने समुद्री अभियान किया था। तो किसके सिक्के पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण मिलता है? सातवाहन नरेश श्री सातकर्णी के सिक्के पर। इसी तरह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे, इनकी मुद्राओं पर व्याघ्र शैली अर्थात व्याघ की मूर्तियां बनाई गई थी और इससे इन्हें शक विजय का विवरण मिलता है। शक विजय, तो गुप्त वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसने शकों को पराजित किया था। इसकी कहानी आप सुने होंगे कि रामगुप्त एक प्रतापी डरपोक और कायर शासक था, जिसने अपनी पत्नी को ध्रुवस्वामिनी को शक राजा को सौंप देता है, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ध्रुवस्वामिनी को अर्थात गुप्त वंश की लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करता है और शकों को पराजित करता है। इसीलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकार भी कहा जाता है। सकार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो उपाधि है सकारी भी है। अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्राक इतिहास की तरफ। अब मित्रों, प्राक इतिहास के संदर्भ में जान लेते हैं कि प्राक इतिहास क्या होता है। जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, देखिए ये महत्वपूर्ण है, जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, ऐसा कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है, उसे प्रागैतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? उस समय को, उस कालखंड को, जिस कालखंड के मनुष्य के बारे में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, अर्थात लिपि का ज्ञान नहीं है। इन अवशेषों से ही हमें उस काल के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कुछ औजार प्राप्त होते हैं, पाषाणों से निर्मित औजार प्राप्त होते हैं, उसी से हमें जानकारियां मिलती हैं। अच्छा, होमोसैपियंस जो ज्ञानी मानव था, वो मनुष्य जंगलों में निवास करता था। तो ज्ञानी मानव की संज्ञा किसे दी गई है? होमोसैपियंस को। जो आधुनिक मानव है क्रोमैग्नान मानव और क्रोमैग्नान मानव की ही प्रजाति है होमोसैपियंस। होमोसैपियंस को ज्ञानी मानव कहा गया। एक कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो एक कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। औजारों की प्रकृति के आधार पर प्रागैतिहास को 3 भागों में बांटा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रागैतिहास का जो बंटवारा हुआ है, विभाजन हुआ है, वो किसके आधार पे? तो वो औजारों की प्रकृति के आधार पे उसका विभाजन हुआ है। इसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र में सोहन नदी है जो कि पश्चिमोत्तर भारत में पंजाब और राजस्थान वाले क्षेत्र में सोहन नदी बहती है। और वो जो सोहन घाटी है, वहाँ से जो स्थलों की खुदाई हुई, वहाँ से जो भी चीज़ें मिली, उस संस्कृति को नाम दिया गया सोहन संस्कृति। सोहन घाटी के क्षेत्र से प्राप्त उत्खननों के आधार पे सोहन संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ चौंतरा नामक स्थान है जो महत्वपूर्ण है। चौंतरा नामक स्थान है जो सोहन घाटी से संबंधित है। यहाँ से हस्त कुठार और सल्क पाए गए हैं। तो सोहन घाटी का संबंध किससे है? सोहन घाटी का संबंध पूरा पाषाण काल से संबंधित है और
पूरा पाषाण काल संस्कृत में चौंतरा नामक स्थान से हस्तकुठार मिला है। इसी तरह से नर्मदा घाटी के नरसिंहपुर में, महाराष्ट्र के नेवासा में, इन स्थानों का नाम याद रखिएगा। ये पूछ लेता है कि ये स्थान कहाँ स्थित हैं और ये किस काल से संबंधित हैं। तो सोहन घाटी का संबंध किससे है? पूरा पाषाण काल से। चौंतरा नामक स्थान किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। नर्मदा घाटी का नरसिंहपुर किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। महाराष्ट्र का नेवासा किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। आंध्र प्रदेश का गिल्लूर, करीमपुड़ी, तमिलनाडु का वादमदुराई, अतिरमपक्कम, तमिलनाडु का आदमदुराई और अतिरमपक्कम, ये सब पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट के औजार और हथियार बनाए जाते थे। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे वो चापर, चोपिंग और पेबुल थे। चापर, चोपिंग और पेबुल थे। तो पेबुल ऐसे छोटे पत्थर होते थे जो नदियों के सहारे बहते हुए आते थे और गोल आकार के हो जाते थे। तो गोल आकार के पत्थरों को पेबुल कहा जाता था और इन गोल पत्थरों को तराश कर एक तरफ धारदार हथियार बनाया जाता था, एक तरफ धार दे दिया जाता था, तो इसे चापर कहा जाता था। और जब इसके दोनों तरफ धार दे दिया जाता था तो इसको चॉपिंग कहा जाता था। तो चापर, चॉपिंग किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल के हथियारों से संबंधित है। और मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट के औजार बनाए जाते थे। क्वार्टजाइट पत्थर होता है, उससे हथियार बनाए जाते थे। और ये पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर में, वीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का जो वीरभानपुर है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। गुजरात में लंघनाज पाया जाता है, स्थल है एक। गुजरात के लंघनाज स्थल में मध्य पाषाण कालीन हथियार पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण काल अवशेष पाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है और राजस्थान का जो बागौर है, यहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है। प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 3 स्थलों की खुदाई की गई है। सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा। यहाँ भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। भारत के सबसे पुराने जो मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं वो कौन से हैं? सराय नाहर राय, महादहा और दमदमा। उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिम में मित्रों एक फैक्ट ये भी है कि जो दमदमा नामक स्थल है, यहाँ पर शवाधान का साक्ष्य मिला है। अर्थात यहाँ पे शवों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? दमदमा को 17 शवों को एक साथ दफनाया गया है। उत्तर पश्चिम में आधुनिक जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ पे मेहरगढ़ स्थित है। और ये मेहरगढ़ दोस्तों बोलन नदी के किनारे स्थित है। ये जो मेहरगढ़ है ये बोलन नदी के किनारे स्थित है और यह आधुनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो नवपाषाण काल में यहाँ से गेहूं की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा नामक स्थान है। बिहार में चिरांद है। कश्मीर में बुर्जहोम है, गुफकराल है। इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत में दाउजली हेडिंग है जो कि दार्जिलिंग पर्वत श्रेणी के आसपास है। ये तमाम नवपाषाण कालीन स्थल हैं। तो इन पाषाण कालों के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। तो जो कोल्डिहवा है ये इलाहाबाद, आधुनिक इलाहाबाद जो भी वर्तमान में प्रयागराज है, तो प्रयागराज जिले के कोरांव तहसील में बेलन नदी के किनारे कोल्डिहवा नामक स्थल है। और कोल्डिहवा से
धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो कुछ विद्वानों में मतभेद है कि यहाँ का जो काल है, जो समय है, 6000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी के आसपास है और इसे सबसे प्राचीनतम धान की साक्ष्य के रूप में माना जाता है। लेकिन कुछ नए रिसर्च हुए जिसमें चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो संत कबीर नगर जिले के लहुरा देवा से प्राप्त हुआ है। लहुरा देवा कहाँ है? संत कबीर नगर जिले में है और लहुरा देवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कुछ विद्वान कोल्डिहवा को भी मानते हैं, लेकिन आधुनिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लहुरा देवा को माना है। तो इस तरह से बिहार में जो चिरांद है, बिहार का जो चिरांद नामक स्थल है, यहाँ से हड्डी के उपकरण के साक्ष्य हैं वो बिहार के चिरांद से मिले हुए हैं। इसी तरह से जो बुर्ज होम है तो बुर्ज होम में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। बुर्ज होम, वहाँ पे भुर्ज नामक वृक्ष होने की अधिकता के कारण वहाँ भुर्ज नामक वृक्ष बहुत अधिक पाए जाते थे, इसको बुर्ज होम कहा गया, जो कि कश्मीर में है। और यहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसी तरह से जो गुफकराल नामक स्थान है, यहाँ पर गर्तावास अर्थात गड्ढे का घर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल से अगर गेहूं का पूछता है आपसे कि गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। अगर ये पूछता है कि धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लहुरा देवा से। अगर लहुरा देवा ऑप्शन में नहीं रहता है तो फिर कोल्डिहवा से। अगर लहुरा देवा और कोल्डिहवा दोनों है तो लहुरा देवा धान का प्राचीनतम साक्ष्य होगा। इसी तरह से आग का जो आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार वो मध्य पाषाण काल में उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के आरंभ में ही हो गया था। तो कुछ विद्वान आग की खोज है वो पुरा पाषाण काल में भी मानते हैं और कुछ विद्वान इसको मध्य पाषाण काल में मानते हैं। तो आग की खोज का संबंध मध्य पाषाण काल है और जो पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य है ये भी मध्य पाषाण काल है। तो पशुपालन और आग का खोज ये मध्य पाषाण काल है, जबकि नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई। नवपाषाण काल में चाक के पहिए की खोज की गई थी। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य आदमगुड़ बागोर, ये हम लोग चर्चा कर चुके। अब मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया और सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था। ये 3 फैक्ट हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पाला, कुत्ते को, सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तांबे का, और सर्वप्रथम किस औजार का उपयोग किया, तो कुल्हाड़ी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं पाषाण काल। यहीं से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समाप्त करेंगे। तो पाषाण काल इस तरह से समाप्त हुआ, क्योंकि ये रिवीजन की क्लास है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट वही दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शुरू करते हैं। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इसका जो काल है, जो समय है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है।
जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की जो खोज की वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी इनका नाम है और राय बहादुर इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई उपाधि थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। चूंकि जो हड़प्पा नामक स्थल है सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित है और सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता और आरंभिक स्थल हड़प्पा की खुदाई के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। तो 1921 में इसकी खोज की गई थी। यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है और उत्तर में मांडा कश्मीर में है, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और पश्चिम में सुतका गिंडोर पाकिस्तान में है। पश्चिम में जो सुतका गिंडोर है पाकिस्तान में है। तो ये उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में और पश्चिम में पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गिंडोर। तो मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतका गिंडोर ये सैंधवकालीन स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक फैक्ट ये है कि जो कांस्य युग है ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सैंधव घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। हमने प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में इससे पहले पढ़ा था। तो प्राक ऐतिहासिक जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, आद्य ऐतिहासिक जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं और जिसके साहित्यिक ग्रंथ भी मौजूद हैं। तो जो सैंधव घाटी सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है और यह कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु सभ्यता से जुड़े भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो अहमदाबाद गुजरात के समीप लोथल है। अहमदाबाद गुजरात के समीप लोथल है। राजस्थान में कालीबंगा है। हिसार हरियाणा जिले में है। हिसार हरियाणा जिले में बनावली है और चंडीगढ़ पंजाब के पास रोपड़ है। तो गुजरात में लोथल है, अहमदाबाद जिलों में है और लोथल से जहाज की गोदी या डाक यार्ड प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या मिला हुआ है? लोथल से गोदीबाड़ा डाक यार्ड प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। लोथल से डाक यार्ड गोदीबाड़े का साक्ष्य मिला है। लोथल में हाथी पाले जाने का साक्ष्य भी मिला है। राजस्थान में कालीबंगा, राजस्थान में जो कालीबंगा है गंगानगर जिले में है और यहाँ से कृषि कार्य के लिए जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। कृषि कार्य हेतु जुते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। इसी तरह से बनावली जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, यहाँ पे लकड़ी के हलों का साक्ष्य मिला है। लकड़ी के जो हल हैं पहली बार बनावली से मिले। और रोपड़ जो पंजाब के चंडीगढ़ में है, यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। कुत्ते को दफनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो वो बुर्जहोम से था, लेकिन सैंधव घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिला कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाए जाने का वो रोपड़ से मिला है। चलिए जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशिष्टता थी नगर नियोजन थी। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशिष्टता निम्नलिखित में से कौन सी थी या कौन मानी जा सकती है? तो नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी और जल निकासी, नगर नियोजन के बाद जल निकासी की व्यवस्था। नगरों को दो भागों में बांटा गया था। उच्च भाग नगर दुर्ग कहलाते थे और निम्न भाग या निचला नगर
कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। सैंधवकालीन वह स्थल कौन सा था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने का स्थान था, वो भी किले से घिरा हुआ था। तो कालीबंगा ऐसा एकमात्र शहर था जिसका निचला हिस्सा भी परकोटेदार था। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो बृहत स्नानागार जो टैंक प्राप्त हुआ है, लार्ज टैंक, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से लार्ज टैंक प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। और यह मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे स्थित था। यह स्थल था, दूसरा स्थल था जो कि हड़प्पा के बाद खोदा गया था। यहाँ से बृहत स्नानागार मिला है, यहाँ से स्नान कुंड भी मिला है। और इस स्नान कुंड का प्रयोग माना जाता है कि अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। नगर नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि नगर नियोजन में जो सड़कें बनाई गई थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जो सड़कें हुआ करती थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। आगे बढ़ते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो परिवार समाज का आधार था जो संभवतः मातृसत्तात्मक था। तो इस तरह से अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, तो मातृसत्तात्मक समाज था। और समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। सैंधवकालीन समाज 4 वर्गों में बटा था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आमोद प्रमोद और मनोरंजन के लिए शिकार खेलना, जुआ खेलना, नृत्य संगीत इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा निवासी ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। और कपास का प्रयोग करते थे और कपास को सिंडान के नाम से जाना जाता था। कपास को सिंडान कहा जाता था। शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। शवों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। इसी तरह से धार्मिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था, सर्प पूजा का भी प्रचलन था। जो वर्तमान में लोग बरगद के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की वृक्ष की पूजा सिंधु घाटी के भी लोग करते थे। कुबड़ वाला सांड भी लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला जो सांड था उस समय सिंधुकाल की सभ्यता में भी पूजनीय था। नाग की भी पूजा लोग करते थे। आर्थिक जीवन में जो चीजें थी मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार आता था। तो कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता से 9 फसलों की जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता से कितने फसलों की जानकारी मिलती है? 9 प्रकार के फसल उपजाए जाते थे। ये 9 प्रकार के फसल कौन से थे? गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों एवं तिल। इस समय चावल का साक्ष्य नहीं मिलता है। इस समय किसका मिलता है? गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों एवं तिल। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्रारंभ हुई थी और यूनानी इसे सिंडान कहते हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बैल, भेड़, बकरी आदि पशु पालतू थे। जो पशु पाले जाते थे वो बैल, भेड़, बकरी आदि थे। लोगों का मुख्य पेशा शिल्प एवं उद्योग था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मुहर निर्माण इत्यादि था। बाट माप भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते थे। बाट माप भी बनाते थे।
इसके साथ ही अब लोग देख लेते हैं व्यापार के संदर्भ में सारगोन युगीन अभिलेख से, किस अभिलेख से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है? तो सारगौन युगीन अभिलेख से मेलुहा, दिलमुन और माकन का उल्लेख मिलता है। मेलुहा, दिलमुन और माकन का अभिलेख मिलता है। मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी से की गई है। मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी से, दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। इनका व्यापार सरगौन युगीन अभिलेखों से मिलता है, जो मेलुहा, दिलमुन और माकन में व्यापार करते थे। कालीबंगा से प्राप्त मेसोपोटामिया की बेलनाकार आकृति युक्त मोहर से ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया तथा सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंध थे। मेसोपोटामिया को वर्तमान इराक से जोड़ा जाता है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दजला फरात नदी के किनारे, दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये वर्तमान के इराक से संबंधित है। तो इराक वासियों के साथ सिंधु घाटी के लोगों का व्यापार था। सिंधु सभ्यता में सिक्के नहीं मिले हैं तथा वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता में व्यापार किसके आधार पर होता था? वस्तु विनिमय के आधार पर। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोग ही प्रयोग करना शुरू किए। भारत में चांदी का सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही प्रयोग किया गया था। ठीक है। हड़प्पाकालीन जो व्यापार व्यवस्था थी उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ कहाँ से व्यापार होता था और कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थीं। तो अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया से टिन मंगाया जाता था। अफगानिस्तान, ईरान और जो कि मध्य एशिया के भाग हैं, टिन मंगाया जाता था। ये महत्वपूर्ण है। खेतड़ी और राजस्थान कहाँ है? खेतड़ी का जो स्थल है राजस्थान में है और यहाँ से तांबे का आयात किया जाता था। सिंधु घाटी के लोग खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे। फारस और कर्नाटक से सोना प्राप्त करते थे। अफगानिस्तान और फारस से चांदी भी पाते थे। तो कुल मिला के टिन, चांदी और जो सोना था वो अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से आता था। दक्षिण भारत, ईरान और राजस्थान, अफगानिस्तान से सीसा भी आता था। सौराष्ट्र से गोमेद प्राप्त होता था। जो गोमेद है वो सौराष्ट्र से प्राप्त होता था। गोमेद को लाजावर्द भी कहा जाता है। गोमेद और बदख्शां से लाजावर्द मणि प्राप्त की जाती थी। बदख्शां कहाँ है? अफगानिस्तान में। और यहाँ से लाजावर्द मणि प्राप्त की जाती थी। गोमेद एक प्रकार का पत्थर है जो कि सौराष्ट्र से, गुजरात से आयात किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ये कौन से प्रमुख तथ्य हैं, आपके एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? तो ये तथ्य आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। प्रमुख स्थल हैं उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति और प्राप्त साक्ष्य। तो प्रमुख स्थल में अगर हम नाम लें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, कोटतीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, बनावली। ये जो फैक्ट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से VVIMP है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आपको याद करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ध्यान में रखिए, हड़प्पा की खोज उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम शाहनी वर्ष 1921 में और रावी नदी के किनारे, और यह वर्तमान में मांटगोमरी
पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान स्थिति क्या है हड़प्पा की? मांटगोमरी पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मुहरों पर एक श्रृंगी पशु, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं, 3 मुख वाले देवता या पशुपतिनाथ, नर्तकी की कान से मूर्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का जो नर्तकी की कान से मूर्ति है और 3 मुखों वाले पशुपति की मूर्ति और विशाल अन्नागार वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे और ये सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और इसकी स्थिति लरकाना पाकिस्तान में है। और ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में शायद हड़प्पा का सिंधु हो गया था और मोहनजोदड़ो का हड़प्पा का सिंधु और मोहनजोदड़ो का रावी। ध्यान में रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है रावी नदी के किनारे उत्खनित हुई थी और सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन सबसे पहले हुआ, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो, एनजी मजूमदार ने खोज की थी 1931 में सिंधु और सिंध प्रांत में। और चन्हूदड़ो से सब महत्वपूर्ण मनके बनाने का कारखाना चन्हूदड़ो से। कालीबंगा जो है अमलानंद घोष, कालीबंगा अमलानंद घोष एएन घोष के द्वारा खोजा गया स्थल है 1953 में। घग्घर नदी राजस्थान में। और कालीबंगा से जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट मिले हैं। कोटदी जी की खोज ध्रुवे ने की थी, घुरिये या ध्रुवे ने 1935 में। सिंधु नदी के किनारे खैरपुर पाकिस्तान में। और पत्थर के बाणाग्र मिले हैं, पत्थर के बाणाग्र कोटदी जी से मिले हैं। रंगपुर की खोज एसआर राव, खोज अर्थात उत्खननकर्ता से तात्पर्य है यहाँ पे, तो एसआर राव के द्वारा किया गया। और रंगपुर मादर नदी के किनारे है, मादर या भादर, इसका दोनों नाम मिलता है, भादर या मादर नदी। ये कठियावाड़ गुजरात में बहती है और चावल की भूसी का साक्ष्य यहाँ से मिला है। अगर ये पूछा जाए कि संधवकालीन वह स्थल कौन सा है जहाँ से चावल के भूसी का साक्ष्य मिला, तो वो रंगपुर है। रोपड़ में यज्ञ दत्त शर्मा ने उत्खनन कार्य किया था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। लोथल की खुदाई एसआर राव के द्वारा की गई थी और लोथल भोगवा नदी के किनारे है, यहाँ से बंदरगाह या डॉकयार्ड मिला है। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट आरएस बिष्ट के द्वारा बनावली का उत्खनन कार्य किया गया। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मिट्टी का खिलौना और हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आज का वीडियो हम यही रोकते हैं। इस रिवीजन के सीरीज में हम दूसरी सीरीज के द्वारा वैदिक काल और उसके आगे के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का आपका क्लास यही समाप्त होता है। तब तक आप इतना रिवीजन करें और उसको दोहराएं।